We move on to the next debate, which is by Opal House, represented by Praveen Gandhi College of Law, who will debate on the topic of Industrial Relations Code 2020. दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग एवं बेंच पे उपस्थित मेंबर्स, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। आप अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। माननीय महोदय, अब सभापति की ओर से आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय संतोष गंगवार जी, माननीय किरण जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय नारायण राणे जी, माननीय नवनीत राणा जी, माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय महुआ मित्रा जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय अधीर रंजन जी, माननीय सुप्रिया सुले जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय शशि थरूर जी, माननीय ओवैसी जी, माननीय मिमी चक्रवर्ती जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वह बिजनेस फॉर टुडे की लिस्ट चेयर को सबमिट करें। जैसा कि चेयर को प्रधानमंत्री द्वारा बिजनेस फॉर द डे की लिस्ट प्राप्त हुई है, उसमें यह दिया गया है कि पहला चरण क्वेश्चन आवर का होगा जो 10 से 15 मिनट तक चलेगा, एवं दूसरा चरण लेजिस्लेटिव बिजनेस का होगा जो 30 से 40 मिनट तक चलेगा। अब हम क्वेश्चन आवर की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें 3 स्टार्ट क्वेश्चन हैं और 2 अनस्टार्ट क्वेश्चन हैं, जिसका सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन माननीय शशि थरूर जी का श्रीमान किरण रिजिजू जी के लिए है। तो श्रीमान शशि थरूर जी। Thank you, Mr. Speaker. Will the Minister of Law be pleased to state, are there any provisions in Chapter 2 of the Industrial Relations Code 2020 which are in contravention with the Indian Trade Union Act 1926? Hello. With the permission of the speaker, I would like to answer this question. Thank you for your question, sir. No, there is no permission in contravention with the ITU 1946. In fact, this code has included various provisions of ITU and codified all the labor laws together. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब दूसरा स्टार्ट क्वेश्चन
माननीय सोनिया गांधी जी के द्वारा अमित शाह जी के लिए है। तो माननीय सोनिया गांधी जी। Thank you, Mr. Speaker. Can the Minister of Home Affairs be pleased to state if there is a law and order issue which arises because of Industrial Relation Code 2022, what measures would the Ministry of Home Affairs take to control it? With your permission, please can I answer this question? Guaranteed. A group consisting of senior ministers will hold a meeting along with the trade union members, and also we will request them not to resort to any violence, protest, and we'll come to a common ground. धन्यवाद महोदय। अब तीसरा स्टार्ट क्वेश्चन माननीय राहुल गांधी जी द्वारा राजनाथ सिंह जी से किया गया है। तो माननीय राहुल गांधी जी। मैं सभापति महोदय के आज्ञा से एक प्रश्न करना चाहूँगा। आज्ञा है। Are the Industrial Relation Code 2020 in synchronization with the other laws of India? If they are overlapping, which authority could we approach? May I, Speaker? या यू कैन। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तथ्यात्मक रूप से आप अपने संकल्प की ओर बढ़ते जाएं। शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। अब हमारे पास चेयर के पास 2 अनस्टार्ट क्वेश्चन आए हैं जिसका जवाब लिखित में दिया जाएगा और उसका वो कंसर्न मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आर समाप्त हुआ और हम सेकेंड बिजनेस ऑफ द डे दैट इज लेजिस्लेटिव बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। अब माननीय सांसद अपने नोटिसेस चेयर की ओर भेज सकते हैं। चेयर को यह नोटिस सर्वप्रथम यह नोटिस मिला है माननीय राहुल गांधी जी द्वारा। उनका यह नोटिस है टू इंट्रोड्यूस द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022 फर्स्ट रीडिंग। हाँ, हम आपको इसकी अनुमति देते हैं। माननीय, आप अपना बिल पढ़ें। मैं माननीय सभापति महोदय का आभारी हूँ जो उन्होंने इस बिल की रीडिंग का और प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022 ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 shall apply. An act to consolidate and amend law relating to Indian Trade Union Act for the matters connected therewith or incidental hereto. Sir, first point is all the labor laws, especially industrial dispute 1947, industrial employment standing order 1946, minimum wages act 1948, employee compensation act 1923, payment of wages 1936 act shall be independent in nature. Point number 2 is, sir, the state trade union laws shall not overrule the Indian Trade Union Act. The provisions of Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Standing Order Act 1946, Minimum Wages Act 1948, Employees Compensation Act 1923, Payment of Wages 1936 shall overrule Industrial Relations Code 2020. So point number 3 is, this act shall enable establishment of Trade Union Tribunal. Point number 4 is, the tribunal shall consist of chairperson appointed by state government
and such number of judicial and administrative members as central government deem fit. And subject to other provisions of this act, the jurisdiction powers and authority of the tribunal may exercise by benches thereof. Fifth, any issues arising of the act shall be addressed the trade union tribunal. Sixth point is, this act shall nullify the provisions of Industrial Relation Code 2020. Thank you, sir. धन्यवाद महोदय। महोदय चाहते हैं कि हम ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022 की फर्स्ट रीडिंग की ओर बढ़ें और इस बिल को वोट के द्वारा इस बिल पर वोटिंग की जाए। तो who are in favor say aye. And those who are in against say nay. Ayes are loud, ayes are loud. The ayes have it, the ayes have it. So the bill passes. अब चेयर को आप दूसरे सेकेंड रीडिंग के लिए नोटिस भेज सकते हैं। चेयर के पास एक नोटिस आया है माननीय शशि थरूर जी द्वारा, और वह यह कहना चाहते हैं टू मूव इनटू द शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022, टोटल टाइम बीइंग 30 मिनट्स एंड पर स्पीकर टाइम 90 सेकेंड्स, सेकेंड रीडिंग। जो सदस्य बोलना चाहते हैं कृपया अपना प्लग कार्ड ऊपर उठाए, और मैं जैसे ही नाम लूँ तब नीचे रख लीजिए। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अधीर रंजन जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय महुआ मोहित्रा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय शशि थरूर जी, माननीय संतोष गंगवाल जी, माननीय सुप्रिया सुले जी, माननीय किरण जी, माननीय ओवैसी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय मिमी चक्रवर्ती जी, माननीय नारायण राणे जी। अब हर सदस्य को 90 सेकेंड का समय दिया जाएगा, और जब चेयर से अनाउंसमेंट की जाए कि आपका समय समाप्त हो गया है तो आपको आगे स्पीच नहीं देना है। तो सर्वप्रथम माननीय राहुल गांधी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने इस सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहना चाहूँगा, मैं सरकार का और प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और उनके प्रयास की तारीफ़ करता हूँ जो उन्होंने बाबा साहेब जी की 131वीं जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान दिलाई और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छे से मनाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब की ये जयंती मनाना सिर्फ राजनीतिक फ़ायदों के लिए और राजनीतिक लाभों के लिए और उनका एक हमेशा की तरह जुमला है, या उनकी नीयत भी कुछ इस प्रकार है कि बाबा साहेब के आदर्शों पर काम किया जाए। जब बात लेबर राइट्स की आती है तो बाबा साहेब की बात ना हो, ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। इसलिए मैं उन्हीं की बात इस सदन में रखना चाहता हूँ। जब हमारा संविधान सभा ने लेबर राइट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में या लेबर सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा, तो इसका बाबा साहेब का कुछ ना कुछ तो इरादा रहा ही होगा। बाबा साहेब ने स्वयं लेबर कमीशन और लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंस्टीट्यूट की थी।
जिससे कि श्रम माननीय आपका समय हो चुका है। माननीय आपकी अनुमति चाहूँगा। 10 सेकेंड्स। माननीय लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंस्टीट्यूट की थी, जिससे कि श्रमिकों की समस्या का निवारण हो किया है। अगर सरकार बाबा साहेब जयंती सही अर्थ में मनाना चाहती है तो कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं, बल्कि बाबा साहेब के कदमों का पालन करके और उनकी सोच पर अग्रसर होकर मनाएं, ना कि सिर्फ करोड़ों रुपए जयंती के। माननीय राहुल जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी कुछ समय चाहूँगा। माननीय राहुल जी, समय पहले ही हो चुका है। और सर्वप्रथम मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लेबर लॉ लेबर के राइट्स के लिए है, पूंजीवाद का समर्थन के लिए नहीं। माननीय राहुल जी, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी। Thank you, Mr. Speaker. Bharat. India is a country that is united based on their labor. The labor is our strength, and it is our job as the government to protect this labor. That strength needs to be protected by we need to protect the people who have built our nation, and they are our strength. We need strong labor laws to protect these people who have built our nation, and we need strong representation of that labor. Keeping aside every political agenda that the opposition will bring in some time, I feel these new reformed labor laws bring forward a new pathway for these laborers to exercise their rights and not just through any other means. The 50 crore labor population, the people who make our labor force, are our strength and will now be protected by these new labor codes that have been introduced by this government. I would like every member here to think of all the good that will come from this new code and what it will bring to our nation and what it will help the labor of our nation. Thank you. धन्यवाद महोदय। माननीय अधीर रंजन जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2017 की, तो उसमें काफ़ी बातें की गई हैं। मैं विशेष स्तर पर उसका उल्लेख करना चाहूँगी। एसआईसी में जिस प्रकार के अरियर्स हैं, तो उसमें लगभग 4,460 करोड़ के अरियर्स हैं 2020 में। ये जो रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उसकी बात कर रही हूँ मैं। इसकी रिकवरी के मामले में आपका मंत्रालय उदासीन है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो कि इस मामले में उदासीन है, उनसे आप रिकवरी नहीं कर रहे हैं। आप किसके पक्ष में हैं? एम्प्लॉयर के पक्ष में हैं या आप मजदूर के पक्ष में हैं? आपका मंत्रालय जो है साहब, ये एम्प्लॉयर के हित के लिए नहीं बना है, ये मजदूरों के हित के लिए बना है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेच्युटी, जो कि 4.8 to 5% हुआ करती थी, उसको 2% करने की बात करी है। क्यों कर दी जाए भाई? ये क्या आप मजदूर के हित में आपने जो प्रोविजंस किए हैं उनके हित में किए हैं? यही नहीं है, आपका एक प्रस्ताव और है कि अभी तक शेयर मार्केट के अंदर सीलिंग थी 15%, उसको भी बढ़ाने का आपने प्रस्ताव दे दिया। शेयर मार्केट में खेलो और अपने हिसाब से, नुकसान किसका होगा? इधर आपने इंटरेस्ट कम कर दिया और उधर आपको स्पेक्यूलेशन के अंदर डाल दिया आपने। नुकसान किसका हो रहा है? समय समाप्त। 10 मिनट चाहूँगी। 10 मिनट नहीं, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। नुकसान किसका हो रहा है? पैसे आपके हैं क्या कि केंद्र सरकार के पैसे हैं? ये मजदूर की गाड़ी कमाई का पैसा है माननीय, जो आपने स्पेकुलेशन के अंदर डालकर अहित किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, माननीय अधीर रंजन जी, समय हो रहा है, बस 20 सेकंड, कि सिक्योरिटी जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आपने एनएसएससी का आपने गठन किया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को बनाया गया है। अब प्रधानमंत्री जी, उनके जो इंटरेस्ट है लेबर के, हमें तो कम से कम मौजूदा प्रधानमंत्री जी पे विश्वास नहीं है कि कभी वो मजदूरों के हित में बात करेंगे या काम करेंगे। पूर्ण रूप से वो कॉरपोरेट्स के हाथ में खेल रहे हैं, क्योंकि उनके राज में कॉरपोरेट्स
माननीय जिस महोदय- रूप से उनकी प्रगति हो रही है, बस 10 सेकंड नहीं, और कंक्लूड करें आप। जी, और विशेष तौर पे उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं समझती हूँ इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेबर मिनिस्ट्री के पास रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या ज़रूरत है चेयरमैन होने की? उनके पास कोई और काम नहीं है? माननीय महोदय, कैसे कह सकते हैं कि आप पूरी सरकार जो है मजदूरों के पक्ष में काम कर रही है? धन्यवाद। आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, समय जब चेयर बोले तब आप रख दे। माननीय अधीर रंजन जी ना करें ऐसा, और कोई भी मेंबर, आपके लिए नहीं है स्पेसिफिकली, आपको चेयर का सम्मान करना चाहिए, आगे से इस बात का ध्यान रखें। माननीय भूपेंद्र यादव जी। सभापति महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के समय को ध्यान रखते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। लेबर कोड के द्वारा अभी तक की व्यवस्थाओं में एक प्रतिष्ठान को कई तरह के पंजीकरण करना पड़ता था, जिसके कई व्यावसायिक समस्या उत्पन्न होते थे और विदेशी निवेशक भी अपने पूंजी हमारे देश में लगाने से पहले 100 बार सोचते थे। अब चूंकि केवल एक पंजीकरण से काम पूरा हो जाएगा, देश में न केवल पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना भी जल्दी पूरा होगा। हमारे यहाँ कानून ना ही एम्प्लॉयर के लिए है ना एम्प्लॉई के लिए है, यह कानून एक देश के आम नागरिक के लिए है। अक्सर सुबह श्रमिक जाकर देखता है कि फैक्ट्री का गेट बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है, लॉकआउट हो गया है, वह बेचारा रास्ते पर आ जाता है। या कोई अच्छे चलने वाली कंपनी, कोई बिजनेस या फैक्ट्री के श्रमिक किसी के बहकावे में आकर हड़ताल कर देते हैं, इससे अच्छा चलने वाले फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसीलिए हमने 60 दिन नोटिस का प्रोविज़न डाला है, जिससे हमारा श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो और देश को जो तेज़ी तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, वो भी बरकरार है। कंक्लूड करें। शुक्रिया। धन्यवाद महोदय। अब माननीय सोनिया गांधी जी। Thank you, Mr. Speaker. I draw to the attention of the House my concerns on some of the provisions in this code that directly encroach on the powers of the state. These codes now passed will throw more than 74% of the industrial workers and 70% of industrial establishment in hire and fire regime at the will of the employers. Even formation of a trade union will be extremely difficult. Will impose virtual ban on workers' rights to strike and even collectively agitate on their grievances and demands, to mention a few. The IR code is tilted in favor of the employers and bureaucrats, and the last-minute mutilations will adversely affect industrial peace in the country. Labor unions does not even have the power to protest, and the provisions intend to stop the employees from going on a strike arbitrarily. There is a clear attempt to diminish the role of trade unions. The danger of bureaucrats replacing parliament is very much apparent in the IR code, which may lead to constitutional issues. Even Supreme Court's directions on constitutionality of some provisions are violated. When it comes to trade union, the code has no criteria to recognize them for formally negotiating with employers despite its registering them. In conclusion, I would like to stress over 2 points. Number one, being the poorly drafted reforms which have dashed the hopes for workers. And number two, being the IRC making it virtually impossible for the workers to go on a strike. Does the ruling party even acknowledge these loopholes? धन्यवाद महोदय। माननीय अमित शाह जी।
Due to the liberalization in 1990s marked by the abandonment of import substitution in industrialization and the shift towards the free market, a lot of atypical employment, that is contractual and casual work, has been going on, even in the formal sector. The increased fragmentation of collective workforce has resulted in a sharp fall in the membership of union industries. Employers cut force voluntarily while retirements subcontracting in order to thrive highly competitive globalized market. Furthermore, experts have linked a changing role in trade unions around the world and an alternate form of social actions and provided by the employer states, intermediary agency, NGOs and emerging social movement, as well as implementation of CSR initiatives, corporations for the benefit of the workers. Furthermore, several HR departments have been reported to embrace the certain trade union function. The presence of multiple trade unions in a single establishment has also been observed to be detrimental to collective bargaining. With recognized trade unions, frequency of falling to reach a consensus, this code will allow for the establishment for a sole negotiating union and a negotiating council, which are based on a single negotiation body in an enterprise, are taking a center stage. In other words, negotiations between workers and employers may be evolving based on individual rather than collective, pointing to that the evolution of collective bargaining and trade union has begun. धन्यवाद महोदय। अब माननीय महुआ मोहित्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। इससे पहले कि मैं अपना सुझाव इस सदन के सामने रखूं, क्योंकि ये कोड हमारे मेहनती श्रमिक वर्ग के लिए है, मैं आज अवसर पाकर उन्हें कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगा। मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं, ये कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने के खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। लेकिन क्या सरकार उनकी बेहतरी की तरफ कुछ कदम बढ़ा रही है? यह सोचने का विषय है माननीय सभापति महोदय। मैं छटनी के बाद दिए गए मुआवजे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव देता हूँ कि इस काम के लिए हर साल के वेतन के लिए 15 से 45 दिनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। जब भी आप किसी व्यक्ति की छटनी कर रहे हैं तो उसे हर साल के काम के लिए केवल 15 दिनों का वेतन मिल रहा है। क्या यह पर्याप्त है? यह कम से कम 45 दिनों का होना चाहिए। आप ये भी तो सोचिए, क्या 15 दिनों का वेतन पर्याप्त है? मान लीजिए कोई आदमी 5 साल तक काम कर रहा है, उसको 5 साल को 45 दिनों से गुणा कीजिए, एक सभ्य पैकेज मिलेगा। वे एक और नौकरी की तलाश कर सकते हैं और यदि उनको उनका कंक्लूड करें 20 सेकंड मानिए बस। यदि उनका कौशल उन्हें नौकरी प्रदान नहीं कर रहा है तो वे उन्हें उन पैसों से अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसी बीच अपने परिवारों की देखभाल भी कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, मैं अपनी बातों को यह कहकर विराम देना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी इस कोड का विरोध करते हैं तथा सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस कोड को में ज़रूरी परिवर्तन लाए या इसे पूर्ण रूप से रद्द करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय राजनाथ सिंह जी। धन्यवाद महोदय। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीर देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, रंग हमको भरना पड़ता है। सेकेंड नेशनल कमीशन 2002 एक रिपोर्ट आई गई, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉ की बात की गई थी और उसमें अनुशासन भी दिया गया था। 4 से 5 लेबर लॉ कॉडिफाई किए जाएंगे, लेकिन 2014 18 साल कुछ नहीं किया गया, सिर्फ चर्चा की गई
पर हमारी सरकार ने 4 लेबर लॉ कॉडिफाई किए, सामाजिक सुरक्षा दी गई, न्यूनतम मजदूरी दी गई। आज़ादी के 73 साल बाद, जिसकी समीक्षा हर 5 साल में दी जाएगी, आज़ादी के 73 साल बाद पहली बार दी गई हमारी सरकार द्वारा। हर 5 साल में समीक्षा का आश्वासन 2019 लेबर कोड के दिया गया है। न्यूनतम मेहनता हमारे भाइयों बहनों और हर श्रमिकों में समानता दी जाएगी। भारत में पहली बार 40 करोड़ असंगठित कर्मचारियों को ये अधिकार दिया गया है। क्षेत्रीय असमानता में हमें उनके लिए अनुन्य मजदूरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत अगर किसी कर्मचारियों की नौकरी भी चली जाए, माननीय राजनाथ जी कंक्लूड करें। 10 सेकेंड। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी भी चले जाए, सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह हमारी सरकार द्वारा किया गया है। इन अ शॉर्ट सेंटेंस, I would say this is the watershed movement for Indian labor law energy. Hence, labor law are the shining example of maximum governance and minimum government. Maximum governance and minimum government. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब माननीय शशि थरूर जी। Thank you, Speaker. I rise to inform the House that we currently have more than 16,000 trade unions with a collective membership of around 1 crore laborers. On the contrary, the formation of multiple trade unions at a rapid pace has not only proved to be a curse to Indian society as it comes with its politics, and the main objective, that is the welfare of the workers, have got sidelined. One of the big reasons for multiplicity is also the conditions for registration of trade unions, which are extremely lenient. And according to Section 3 of the Section 3 of the Act, the appropriate government shall appoint a person to be the registrar of trade unions for each state, and the appropriate government shall also appoint as many additional registrars as it may deem fit according to them. It does not specify any number, and this is a humongous problem which cannot be ignored. And with respect, that is, the most unions have always been under the shadow of political parties. And when the parties break, the unions split too, causing multiplicity of parties. A grave problem created due to multiplicity of unions in intra-union rivalry. And second, the rivalry shatters the objective behind the formation of the union itself. In conclusion, I would like to suggest that an amendment pertaining the criteria of registration of the trade unions and to make them more stringent and limiting the number of registration under the trade unions. धन्यवाद महोदय। अब माननीय संतोष गंगवाल जी। Thank you, Mr. Speaker. Acknowledging these rather false allegations made by the opposition, and after some wonderful poetry stories, I'd like to draw your attention to our current agenda, sir. The introduction of curbs and strikes during the pendency of litigation and alternative dispute resolution mechanisms will definitely ensure industries continue functioning without repeated stoppage of work. Similarly, the introduction of sole negotiating union and negotiation council shall reduce the amount of time taken in reaching amicable settlements with the employees. This is because it is very often the case that multiple unions approach employers with different and distinct demands, thus leading to negotiations on multiple fronts with stakeholders that have diverse interests. The effect of the Industrial Relations Code 2020 on the workers' right to strike remains to be seen. Not only this, but it also provides for a more streamlined approach to the dispute resolvement. This can be seen in the scheme of authorities set up under the Act, while the bi-parte fora, the internal dispute resolution mechanisms, the conciliation officers and industrial tribunals are external forums. With this, I would like to go on to tell you that this simplified scheme of resolution of disputes coupled with the mandatory reference to conciliation will ensure that disputes are settled expeditiously. माननीय महोदय। Sir, 10 seconds please.
Thank you, sir. Expeditiously with reduced scope for repeated appeals. Hence, we think that the Industrial Disputes Code of 2020 is a step in the right direction for the betterment of India and all its citizens. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब माननीय सुप्रिया सुले जी। Thank you, Mr. Speaker. I would like to draw the attention of the House to this fact that the Industrial Relations Code has unnecessarily sought to legislate on matters for negotiations between negotiating unions and employers. Like in the past, it should have been left to the parties to determine depending on the empirical realities facing them at various points of times. Speaker, worse, the code has left the descriptions of the matters to the rule-making process. Thus, we have the central rules providing for 9 specific matters, a miscellaneous one. Consequently, the state government have come with elaborate details. Such poor law-making process will increase the legislation and burden on judicial systems. It is relevant to note that the court has established and designed a complex adjudicatory system. Concluding here, I would like to re-emphasize on how important the passing of this amendment bill is. Thank you, Mr. Speaker. धन्यवाद महोदय। अब माननीय किरण जी। Thank you, Mr. Speaker, for recognizing me. The essence of trade unionism is social uplift. The labor movement has been the haven for the dispossessed, the despised, the neglected, the downtrodden, the poor. It's the you and I in the union that makes us strong. The Ministry of Labour and Employment has taken several initiatives for simplification of labour laws for ease of doing business. The endeavour of the ministry is to create a climate of trust that is essential for economic growth and development for the dignity of the labour force of the country. Codification of the labour laws will, among the other things, reduce multiplicity of definitions and authorities, facilitate implementation and use of technology and enforcement of labour laws, and bring transparency and accountability in enforcement, which would promote setting up of more enterprises, thus catalyzing the creation of employment opportunities in the country. Hence, it would promote setting up of industries by reducing rigidity of labor market and facilitate hassle-free compliance, paving the way for realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. Simultaneously, it will harmonize needs of workers and industry and will prove an important milestone for welfare of the workers. The Ministry of Labour and Employment has developed a unified web portal. माननीय महोदय conclude करें। Web portal, Shram Suvidha portal, to bring transparency and accountability in enforcement of labour laws and ease complexity of compliance. The Industrial Relations Code is one of the 4 new labour codes introduced for the purpose of simplifying and consolidating the country's matrix of labour laws, which in turn will make it easier to comply with the foreign investors and the private sector. Reforming India's labour law has been felt necessary by multiple stakeholders to be updated to the current needs for the labour market and support a friendly business environment, and that is what we, the government, are doing. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब माननीय ओवैसी जी। Thank you, Mr. Speaker, for recognizing me. Honorable parliamentarians, today I rise to speak and inform the House on a very prominent issue. And before digging into the discussion of this bill, I would like to talk about the inefficiency of the ruling government. How the government has failed and this has led to discontentment amongst the trade unions. The government's failed attempt to tackle the rising prices have not convinced even the Bharatiya Janata Party's sister organization, the Bharatiya Mazdoor Sangh.
the Sangh has not only called the government's effort to curb inflation insincere and dishonest, but also the Sangh's secretary, Binay Kumar Singh, said that the economic condition is very bad and the rise of inflation is becoming difficult to tame. Moreover, the union's leaders have asserted that a nationwide protest could take place, and if the government is not acting quick, the general strike are not a day-to-day affair, but it will witness in the incoming days. Mr. Speaker, the ruling government being unable to handle such a situation clearly shows how inefficient the ruling government has been. Now, parliamentarians, I would like to point out another inefficiency of this government. The labor policies implemented under the Modi regime go strongly against the interest of the workers. Though the unions are consulted before forming these policies, it is only in letter and not in spirit, which is very shameful. And this accusation of mine is not baseless. Speaker, just a few seconds more. In 2015, the RSS labor wing, the Bharatiya Mazdoor Sangh, published a book titled Labor Law Amendments, Trade Unions Perspective, which was co-authored by the BMS's president and former president. It stated the central government took the arbitrary Rajasthan amendment and circulated it amongst all the other state governments. And something which has to be pointed out is that the booklet claimed that the government did not convene. Just a few seconds, I'm concluding. The government did not convene a mandatory tripartite meeting before introducing the amendment and thereby violated the International Labour Organization Convention 144, which mandates that the workers' union in framing and modifying should be consulted. Therefore, the ruling government has been inefficient and all the steps taken by this government is redundant. And how does the government even plan to implement the International Relations Code 2020? Thank you. धन्यवाद महोदय। अब माननीय स्मृति ईरानी जी। Thank you, Mr. Speaker, for recognizing me. सभापति महोदय, 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में इस बिल को लाया गया था और वाहन पर विपक्ष की मांग पर और श्रमिक के हित को देखते हुए इसको श्रमिक विभाग के सदस्य समिति को सौंप दिया गया। उनके द्वारा 233 सुझाव दिए गए थे। उनमें से 174 सुझावों को स्वीकार कर इस कानून में समाहित करने के लिए भी यह कानून करेगा। ये कोड इस समय की सारी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। India saw the growth of industrialization and capitalism during the initial years of 20th century. With the number of workers increasing, with each passing day, it becomes important to safeguard and protect the rights of these workers and formalize them into groups. Trade unions serve as link between workers and employees. As a result, trade unions must be registered under Trade Unions Act 1929. Registration of trade union is required to ensure that the union has been duly approved and is recognized by the establishment. The Industrial Relations Code provides for the registration of a trade union. माननीय महोदय कंक्लूड करें। The Industrial Relations Code grants the trade unions the right as a legal entity, the right of managing its funds, the right to protection, just 10 seconds, right to protection against civil actions and immunity against civil proceedings. I would like to conclude by saying that the rights conferred under the code will be helpful for the workers as well as for the employees and employers. It is because of this code, certain rules have been laid down that has helped reduce disputes between the workers and their employees. Thank you. अब माननीय मिमी चक्रवर्ती जी। आदरणीय सभापति महोदय को मेरा नमस्कार। आज हम सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है संशोधन, कानूनों में संशोधन लाना समय समय पर बहुत ज़रूरी है।
देश को समय के साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर कैसे संशोधन लाने चाहेंगे हम? हाँ, जो लोगों के लिए, लोगों के हित में हो। यह जो कोड है किसी मजदूर संघ द्वारा नहीं आग्रहित है, किसी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भी नहीं आग्रहित है। इसका आग्रह चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा हुआ है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 90 सालों से है। आईडी एक्ट 1947 70 सालों से है। इन विषयों पर नियंत्रण करता आया है, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई अब तक। संशोधन नागवार नहीं है। सर्वप्रथम हमें इसकी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। 14 दिन पूर्व नोटिस। हर समस्या बताकर तो नहीं आती महोदय, ये तो आप भी जानते हैं, शायद इन लोगों को नहीं पता। अगर एक सिचुएशन हो जिसमें कि किसी मजदूर को बहुत ही घातक चोट लगी हो और हम चाहें कि और संघ चाहे कि हाँ इस पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, तो क्या हम उसके मरने तक का इंतज़ार करेंगे? प्रोग्रेसिव होने का लेबल लगाया गया है इस पर। गिग इकोनॉमी एक नया टर्म है, आप लोग सबको इससे परिचित करना चाहूँगी, जहाँ पर छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग लोगों को, मतलब एक काम करवाना है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे अलग अलग कामगारों को दिया जाए, वही है गिग इकोनॉमी। बस 10 सेकंड सर। वो गिग इकोनॉमी है और इस पर हम लोग आज का जो समय है वो इस पर बढ़ रहा है, लेकिन यह कोड इसको कैसे संबोधित करता है इसके बारे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इसमें। माननीय महोदय, सत्ताधारी पार्टी से बस यही दरख्वास्त है हमारी कि ये लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंत में जो रिजोल्यूशन पास होगा उसे गंभीरता से लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय नारायण राणे जी। Thank you, Mr. Speaker. Today, I want to share with the House that when you question inflation, we remind you that we in the recent 5-year plan, we achieved our goal to make India a 3 trillion economy, and we are on our way to make India a 5 trillion economy. Talking about the industrial relations codes, because of which the significance and role of trade union is surely going to increase. It states that any industrial establishment employing more than 20 employees must have one or more complaint redressal committees for the resolution of dispute arising from individual complaints. The committee should be made up of an equal number of members representing employers and workers. The chair should be elected alternatively among the employees and the workers on rotating basis each year. According to Section 4, the number of grievance redressal committees cannot exceed 10, and there must be adequate representation of female workers on committees and must not be less than the proportion of women employed in the industrial establishment. According to Section 8, the worker who is aggrieved by the decision of grievance redressal committee or whose grievance is not resolved, 10 seconds more, sir, may within a period of 60 days from the date of the decision of grievance redressal committee, as the case may be, file an application for conciliation to the conciliation officer through trade union of which he is a member in such a manner as prescribed. Thank you. धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ अब शॉर्ट डिस्कशन ऑन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022 भी समाप्त हुआ। अब माननीय सदस्य चेयर को थर्ड रीडिंग के लिए नोटिस भेज सकते हैं। धन्यवाद महोदय। चेयर को माननीय अधीर रंजन जी चौधरी के द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस में यह लिखा है टू मूव इनटू वोटिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2022 थर्ड रीडिंग। अब मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम इस नोटिस पर वोटिंग की जाएगी। दोज हु आर इन फेवर से आए,
Those who are against say nay. The voting will be held for this notice. अब मैं वोटिंग के लिए वोट करवाना चाहूँगा. Those who are in favor say aye. Aye. Those who are against say nay. The ayes are loud, the ayes are loud. The ayes have it, the ayes have it. So the notice passes and it has been become an act. So the private member bill passes. और अब यह सदन स्थगित किया जाता है. द हाउस इज एडजर्न सिने डाई. धन्यवाद.